नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज गुरुवार की देर रात मैं आपसे इस मुद्दे पर या इस खबर पर चर्चा कर रहा हूं कि साउथ एशिया में, और या यूं कहें कि भारत के इर्द गिर्द इस समय जिस भी देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी जन आक्रोश के रूप में सामने आ रहा है या जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। भारत में जिस तरह से तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति को हवा दी गई और पिछले 100 दिनों से जो कुछ भी चला वो हमने देखा, और 26 जनवरी के दिन जब भारत गणतंत्र का पर्व मना रहा था, उस दिन अराजकता का जो दौर चला उसे भी भारत ने देखा। ये और बात है कि 130 करोड़ भारतीयों की ताकत के भरोसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संयम और साहस का परिचय दिया, उससे लोकतंत्र पर जो तमाम आशंकाएं और खतरे उत्पन्न हुए थे उस पर फिलहाल विराम लगा। बहरहाल किसान राजनीति अब भी चल रही है और किसानों को लेकर के ढेर सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी सरकार को घेरने की कवायद में लगे हुए हैं। ये और बात है कि अभी उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन आने वाले चुनावों में उसका क्या असर पड़ेगा या किसान आंदोलन के राह पर आगे बढ़कर विपक्ष किस तरह से सत्ता पक्ष अर्थात मोदी सरकार सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों के आला राजनेताओं को घेरने का जो प्रयास किया उसमें कितनी सफलता मिलेगी, वो तो आने वाले चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा। लेकिन ये खबर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान को लेकर के है, और पाकिस्तान में शनिवार का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि उस दिन इमरान सरकार और इमरान खान जिस पार्टी के मुखिया हैं, तहरीक इंसाफ पार्टी, उसका वजूद या उसके अस्तित्व पर क्या वहां के राजनीतिक दल या वहां की जनता सोच रही है, उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि शनिवार के दिन 12 बजे के बाद बाकायदा इमरान खान नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करेंगे। और ये विश्वास मत हासिल करने की स्थिति क्यों आई? क्योंकि सीनेट के चुनाव में यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान के जो कैंडिडेट थे उनको हरा दिया है। और इस हार के बाद इमरान खान ने बाकायदा पूरे देश को संबोधित किया और उसमें उन्होंने ढेर सारी बातें की कि किस तरह से पैसे की ताकत पर पाकिस्तान में लोकतंत्र को मैनेज किया जा रहा है, और जिस तरह से वहां पर इमरान के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, अर्थात पीडीएम ने किस तरह से यूसुफ रजा गिलानी को जिताने में भूमिका अदा की और पैसे का खुला खेल चला, उसका भी जिक्र इमरान खान ने देश की जनता को संबोधित करते हुए किया। इमरान ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है उसको नहीं पनपने देंगे, और इस वायदे के साथ कि जब तक वो सत्ता में रहेंगे वो पाकिस्तान की राजनीति में चल रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम करते रहेंगे। सीनेट में हार के बाद पूरा विपक्ष जो है वो इमरान खान से पूरी तरह से इस बात को आश्वस्त होता हुआ उनसे हिसाब मांग रहा है कि आखिर वो किस कीमत पर सत्ता में बने हैं और किस हैसियत से वो सत्ता में बने रहना चाह रहे हैं, जबकि एक तरह से नो कॉन्फिडेंस की स्थिति आ गई, क्योंकि सीनेट में उनका कैंडिडेट बाकायदा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पीडीपी के नेता हैं, उनसे हार गई। और इस हार के बाद इमरान खान ने ये माना कि 15 से 16 सांसद उनके मैनेज किए गए हैं विपक्ष के द्वारा।
ये कैसी विडंबना है कि एक सत्ताधारी पार्टी का नेता, और वो भी वो प्रधानमंत्री हो और तहरीके इंसाफ पार्टी का मुखिया हो, वो ये मान रहा है कि उसी के पार्टी के 15 से 16 सांसद, पार्लियामेंटेरियंस जिसको आप कह सकते हैं, वो पूरी तरह से पैसे के दम पर 2 से 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी कीमत है, उसमें वो मैनेज किए गए और 15 से 16 सांसद मैनेज किए गए। इमरान खान ने हालांकि पाकिस्तान के अंदर फल फूल रहे भ्रष्टाचार का जिक्र किया, लेकिन ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस पार्टी का शासन है उसी के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों की तरफ से खरीद लिए गए, ये आरोप इमरान खान लगा रहे हैं। आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो शनिवार को पता चल जाएगा, जब इमरान खान, जो कि खुद आह्वान किया और जिन्होंने खुद मांग की है कि वो बाकायदा नेशनल असेंबली में जाकर के वहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे, अर्थात उन्होंने ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मांग की है। और इसलिए शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद है, कोई बहुत ताजुब की बात नहीं होगी कि इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी हार जाएं। हालांकि ये अभी से कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन संयुक्त विपक्ष के पिछले 6-7 महीनों से जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी कवायद चल रही है और जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से संयुक्त विपक्ष की तरफ से इमरान को इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में बड़े मार्चों के द्वारा, विरोध प्रदर्शनों के द्वारा घेरा जा रहा है, उससे लगता है कि शनिवार का दिन इमरान खान के राजनीतिक करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इमरान खान ने आज जब देश को संबोधित किया अपने कैंडिडेट के हारने के बाद सीनेट में, और वो भी यूसुफ रजा गिलानी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनसे हार के बाद, तो उन्होंने साफ साफ 2-3 बातों का जिक्र किया, जिसमें पहली बात यह थी कि वो राजनीति में आए तो शुचिता के लिए आए और पाकिस्तान के लोकतंत्र को, पाकिस्तान के आवाम की चाहत को पूरा करने के लिए आए। उन्होंने कहा था कि उनके पास, मैंने उनका पूरा भाषण जो उन्होंने देश की जनता को, पाकिस्तान के आवाम को संबोधित करते हुए जो कुछ भी कहा, जो संवाद कायम करने की कोशिश की, उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना 2-3 बार, और उसमें 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पैसे और शोहरत और रुतबे की खातिर राजनीति में नहीं आए, क्योंकि पैसा, शोहरत और रुतबा उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए और पाकिस्तान में ढेर सारा एक बिजनेसमैन के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए और हॉस्पिटल्स के मालिक होते हुए उन्होंने बहुत कुछ पैसा बनाया, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, एक क्रिकेटर के रूप में, एक प्रयोगकर्ता के रूप में, और पाकिस्तान के आवाम के दिलो दिमाग में वो बसते रहे। लेकिन वो राजनीति में आए ही इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की चाहत को पूरा करने का फैसला किया था, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत थी कि पाकिस्तान के लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो भ्रष्टाचार पनप रहा था उसको वो खत्म करना चाहते थे। और इसलिए वो तहरीके इंसाफ पार्टी का गठन करके और 20 से 25 साल तक उन्होंने युवाओं की ताकत पर पूरे पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने और सत्ता हासिल करके देश को एक नए मुकाम पर ले जाने की चाहत रखते थे। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। लेकिन इमरान खान ने एक बात कही जो हास्यास्पद भी लगती है, और पाकिस्तान के हर एक राजनीतिक जो व्यक्ति है, आप कह सकते हैं जो वहाँ के शख्सियत है, उसकी ज़रूरत है कि वो भारत की चर्चा जरूर करे। उन्होंने कहा कि 1985 के बाद पाकिस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र में भ्रष्टाचार या पाकिस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार फैला, उसके कारण देश लगातार गर्त में चला गया। और उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो मुझे लगता था कि जब मैं भारत से पाकिस्तान क्रिकेट खेल के लौटता था तो एक गरीब देश से और अमीर देश में पहुंच गया। हालांकि इमरान की ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है, उन्होंने पाकिस्तान में इतनी अमीरी का कैसे जिक्र कर दिया कि भारत उनके सामने गरीब देश लगता था।
80 के दशक की बात हो, 90 के दशक की बात हो, 2000 के कोई बात ही नहीं है। इमरान जब भी आए, कम से कम जीडीपी से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर विकास के जितने मानक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और तमाम जो विकास के काम होते हैं और इंडस्ट्रीज को लेकर के, इन सब बातों में पाकिस्तान से भारत बहुत पीछे था, जैसा कि वो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता इमरान ने यहाँ अतिशयोक्ति कही, लेकिन भारत का जिक्र करना उनके लिए जरूरत है, क्योंकि भारत की बात करके ही कोई राजनेता वहां पर जनता की सिंपैथी गेन करना चाहता है, और यही सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमरान की स्थिति नेशनल असेंबली में हो सकता है कि शनिवार के दिन बहुत खराब हो जाए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार जाएं, और हारने के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा और विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और इसकी बात उन्होंने बहुत भावुक अंदाज में जनता की सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत कह भी दी है कि अब वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाते हैं तो विपक्ष में बैठना चाहेंगे, क्योंकि उनके 15 से 16 सांसद मैनेज कर लिए गए। जिस पार्टी का वो नेतृत्व करते हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का 15-16 सांसद इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो इमरान ये बताएं कि आखिर में उनका अपने सांसदों पर कितना वर्चस्व रहा कि उनके ही सांसद मैनेज कर लिए गए, और मैनेज कर लिए गए तो जो भ्रष्टाचार के तहत मैनेज किया जा रहा है, क्या कितने सांसदों या कितने मैनेज करने वालों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो अगर इमरान खान ये दावा करते हैं या दमखम भरते हैं कि उन्होंने राजनीतिक शुचिता के लिए बहुत सारे मुहिम चलाई या उन्होंने प्रयास किया, तमाम अवरोधों का सामना किया, तो मुझे लगता है कि फिलहाल वो इसमें असफल रहे, क्योंकि जो अपने सांसदों को ही मैनेज नहीं कर पाया, वो आखिर में कैसे दावा कर सकता है कि जब से उसने प्रधानमंत्री का पद संभाला उसने राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एफएटीएफ में अगर मैं उसके लिए कानून नहीं बनाता, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा था, तो पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो जाती, क्योंकि ग्रे लिस्ट से अगर ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा तो पाकिस्तान का रुपया गिरेगा और उस स्थिति में महंगाई आ जाएगी और जनता त्राही त्राही करेगी। उससे बचाने के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आगे न बढ़ाया जाए, इसलिए कानून बनाने की जरूरत थी। और आतंकवाद को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद है, उसके लिए सख्त कार्रवाई की दरकार थी। और इसके संदर्भ में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष उन्हें इस बात को लेकर के पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा था और इसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। इस कारण से उनके खिलाफ लामबंदी हुई और संयुक्त विपक्ष एक हुआ। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस विपक्षी एकता, तथाकथित एकता के मायने साफ हैं। और हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी नो कॉन्फिडेंस जैसी बात नहीं की गई थी, लेकिन उसके पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करके इमरान खान ने एक बड़ी आप कह सकते हैं कि पहल की है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये बाजी हार सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जिसके इशारे पर वहां की जमहूरियत या वहां का लोकतंत्र आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, पनपता है या एक दिशा पर चलता है, वो दोनों ही पक्ष इमरान खान की कार्यशैली को लेकर के बहुत खुश तो कतई नहीं है और अब इमरान खान को आगे पूरी तरह से समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन ये दोनों शक्तियां अर्थात आर्मी और आईएसआई की भूमिका पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि संयुक्त विपक्ष की मुहिम उनको सत्ता से बेदखल करने की है और इसके जरिए फिर लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान को लूटने की एक बड़ी साजिश और कवायद है। और अगर देश की आवाम इस पर लगाम कसने के लिए इमरान को आगे नहीं बढ़ाती या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार जाते हैं, तो एक बड़ी लड़ाई आवाम हार सकती है। ये सारी बातें उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहने की कोशिश की। अब ये देखना होगा कि देश की जनता को जमहूरियत के खातिर उन्होंने जो कुछ भी बताने की कोशिश की, जो समझाने की कोशिश की, और पाकिस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार के द्वारा विपक्ष की एकता को जिस तरह से उन्होंने
जनता के सामने रखने की कोशिश की। जनता उससे कितना सहमत है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल संयुक्त विपक्ष की जो मुहिम है वो कारगर दिखी और इमरान के जो कैंडिडेट हैं वो संयुक्त विपक्ष के कैंडिडेट से सीनेट में हार गए और हारने के बाद इमरान को लगने लगा कि अब उनकी सत्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती और इसीलिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का निर्णय लिया। शनिवार के दिन ये पता चलेगा कि इमरान खान राजनीति में एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो मुहिम पाकिस्तान की राजनीति को विशुद्ध करने की और पाकिस्तान के आवाम को विकास के एक नए राह पर ले जाने की ठाने हुए हैं, चलाए हुए हैं, क्या वो उसमें आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि मियां इमरान खान की कुर्सी बहुत ही खतरे में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष की मुहिम और विपक्ष की लामबंदी के आगे फिलहाल इमरान खान बेबस से नजर आ रहे हैं। और उनकी बेबसी इस बात से झलकती है कि उन्होंने साफ तौर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनके 15 से 16 सांसद सीनेट के चुनाव में सीक्रेट बैलेट के जरिए मैनेज कर लिए गए, उन्हें बाकायदा पैसा दिया गया, इसके लिए घूस दिया गया संयुक्त विपक्ष की तरफ से। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया और सारी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि जो कुछ ओपन बैलेट के जरिए सीनेट के कैंडिडेट का चुनाव होना था वो सीक्रेट बैलेट के जरिए किया गया। इसके पीछे पूरी लामबंदी और पूरा भ्रष्टाचार जिम्मेदार है और इस भ्रष्टाचार के आगे वो नतमस्तक नहीं होंगे और जब तक रहेंगे वो विपक्ष के एक एक उस व्यक्ति को बिहाइंड द बार करने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इमरान खान की ये बात जनता को कितनी समझ में आई, नेशनल असेंबली के जितने सदस्य हैं उनको कितना समझ में आया, विपक्ष की एकता कितनी मजबूत है, इमरान की पार्टी कितनी मजबूत है, ये सब शनिवार के दिन पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान की राजनीति में एक भूकंप शनिवार के दिन आ सकता है और शायद इमरान खान को उस दिन प्रधानमंत्री से त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी से एक भविष्यवाणी कर देना जल्दबाजी होगी, लेकिन शनिवार के दिन इमरान खान और पाकिस्तान की राजनीति के क्या परिणाम होते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर हमें प्लीज़ हार्ट टॉक इंडिया पर फॉलो करिए और आप हमें अपना सहयोग और समर्थन देते रहिए। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए। हमारा ये वादा है कि हर एक नई खबर विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।